फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है साइंस में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। अगर जब भी हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं, रसायन शास्त्र की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहला चीज़ जो आता है हम लोगों के लिए वो क्या आता है? वो आता है पदार्थ। तो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? पदार्थ है। तो दुनिया में जिधर भी आप नज़र दौड़ाओगे चारों ओर आपको पदार्थ ही पदार्थ नज़र आएगा। पदार्थ को हम लोग पहचानेंगे कैसे, ये सबसे बड़ी मुद्दा है कि पदार्थ को पहचानना कैसे है। पुराने समय से आप पढ़ते आ रहे हो कि ये सारी चीज़ जिसमें नज़र आएगी उस चीज़ को हम पदार्थ कहेंगे। और ये क्या क्या है जिसमें नज़र आएगी? जैसे आपको पता है कि जिसमें द्रव्यमान हो उस चीज़ को हम लोग पदार्थ कहेंगे, या जिसमें आयतन हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। या जिसमें क्या हो? घनत्व हो। क्या हो? घनत्व हो, उसको हम लोग पदार्थ कहेंगे। ठीक है, ये हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया। उसके बाद अवरोध उत्पन्न जो करे उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। ये सारे चीज जो है ये पुराने गुण हो चुके हैं। आज के लिए पदार्थ के लिए क्या जरूरी है? पदार्थ के लिए दो चीज जरूरी है, एक मास जरूरी है, दूसरी एनर्जी जरूरी है। ऐसा कोई भी ब्लॉक, बॉडी, सब्सटेंस, मटेरियल्स जिसमें मास हो और जिसमें एनर्जी हो उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाटर बोतल को आप ले सकते हैं, देख सकते हैं इसमें क्या है? द्रव्यमान है। जस्ट लाइक समझ लीजिए ये 500 ml का होगा, 700 ml का होगा, 800 ml का होगा, या केजी में हम लोग लेंगे तो 700 ग्राम, 500 ग्राम, 800 ग्राम, कुछ भी इस तरह से हो रहा है। तो ये इसका द्रव्यमान हो गया। अब एनर्जी क्या है? अगर ये अपना रूप को चेंज कर रहा है, ये अपना रूप को चेंज कर रहा है तो दूसरे रूप में जाके कितना एनर्जी ये प्रोवाइड कर रहा है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हो, एक पदार्थ है आपके सामने एप्पल। एप्पल का ये स्ट्रक्चर है कि इस तरह से एप्पल नजर आ रहा है, आप इसको खा रहे हो। अब पदार्थ आप खा लिए हो तो आपको इससे मिलेगा क्या? एनर्जी मिलेगी। तो आज के दौर में पदार्थ के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है? वो क्या है? एक तो उस बॉडी में, उस ऑब्जेक्ट में, उस मटेरियल में या उस सब्सटेंस में क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या होनी चाहिए? एनर्जी होनी चाहिए। जिसमें ये दो चीज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। इस चीज को समझना जरूरी है। इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं। कभी कभी इस चीज को हम लोग मटेरियल भी कहते हैं। इसमें बहुत ही कम डिफरेंस है कि किस चीज को आप मटेरियल कहोगे और किस चीज को आप सब्सटेंस या पदार्थ कहोगे। जैसे आपने देखा होगा कि वस्तु लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? वस्तु लिखा रहता है। या नॉर्मली लोकल बोलचाल के शब्दों में इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? चीज कहते हैं। क्या कहते हैं? चीज कहते हैं। तो ये बोलचाल के शब्द हैं। हिंदी में थोड़ा सा इसको आओगे, यूज करोगे तो उस चीज को हम लोग वस्तु कहते हैं। और टेक्निकली जिस चीज का यूज किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जब आप बचपन में पढ़े होंगे तो पदार्थ किसे कहते हैं? तो वो वस्तु जिसमें क्या हो? द्रव्यमान हो, आयतन हो, घनत्व हो और अवरोध उत्पन्न करे। द्रव्यमान हो, जैसे कि आप देख सकते हैं डस्टर यहाँ पे रखा हुआ था, ये रहा डस्टर। ये देख लीजिए हमारे हाथ में डस्टर है। इसका द्रव्यमान होगा, मान लीजिए 200 ग्राम द्रव्यमान होगा। उसके बाद आयतन, अगर इस डस्टर को हम अपने हथेली पे रखते हैं, ठीक है, ये जितना एरिया कवर कर रहा है वो इसके लिए क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। उसके बाद घनत्व। घनत्व क्या है? इस कमी ये डस्टर में देख लीजिए इसका आयतन कितना है, ठीक है, वो आप देख लीजिए। और इसका द्रव्यमान कितना है वो देख लीजिए। मास, ठीक है, और बाय वॉल्यूम, किसी चीज का वॉल्यूम जो होता है उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, इकाई आयतन में किसी का जो मास है वही उसका क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है या डेंसिटी कहलाता है। अवरोध क्या है? अवरोध कहने का मतलब है कि इसको अगर हम लोग यहाँ रखेंगे, यहाँ रख दिए, तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये 50 साल तक क्या रहेगा? यही रहेगा। इस तरह के गुण को ही क्या कहते हैं? अवरोध कहते हैं। जैसे कोई बच्चा को हम पढ़ाना चाहेंगे, बच्चा पढ़ना नहीं चाहेगा, बच्चा खेलना चाहेगा, तो उसके अंदर जो ये गुण है, खेलने का गुण है, खेलने का गुण है तो खेलेगा, पढ़ने का गुण नहीं है तो नहीं पढ़ेगा। तो अपना जो ये विशेषता है वो बनाए रखेगा, अपना जो स्थिति है वो बनाए रखेगा। तो पूर्ववत स्थिति को बनाए रखना ही किसी चीज के लिए क्या कहलाएगा? अवरोध कहलाएगा, रेसिस्टेंस कहलाएगा। ये सारे के सारे गुण आपके जो है
पुराने गुण थी, पुरानी विशेषताएं थी। आज के दौर में आज जो साइंटिस्ट चीजों को मानते हैं कि पदार्थ के लिए, वस्तु के लिए, चीज के लिए या सब्सटेंस के लिए क्या होना चाहिए, मास और एनर्जी। मास और एनर्जी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मास और एनर्जी होना चाहिए। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार बताइए, पुनः इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज के दौर में पदार्थ किसे कहेंगे, तो आज के दौर में पदार्थ किसे कहेंगे, तो ऐसा वस्तु जिसमें मास हो और एनर्जी हो उसे क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। और हम में, आप में, सबों में मास है, एनर्जी भी है, कोई भी स्थान सकता हो स्वीकार करते हैं। ये तो पुराना गुण था जो हम बता दिए आपको। जैसे हमको ले लीजिए, हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम स्थान ग्रहण कर रहे हैं, मेरा आयतन है, मेरा द्रव्यमान है, मेरे में घनत्व है। ये सभी चीज आपके पुरानी विशेषताएं हैं जो ट्रेडिशनली आप पढ़ते आ रहे हो। आज साइंटिस्ट क्या कह रहा है, जब आप चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हो, 5G स्पेक्ट्रम में आप अपना क्या कर रहे हो, नेटवर्किंग कर रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, तो चीजें बदल जाती है समय के साथ। आज हेयर कट बदल रहा है, लोग का कॉस्ट्यूम, ड्रेसेस वगैरह बदल रहा है, तो चीजें भी बदलती है, डेफिनेशन भी बदलता है। इसी पदार्थ में हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। इस पदार्थ का क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे। आप दुनिया में देखोगे तो पदार्थ के 2 रूप पाए जाते हैं। पदार्थ के कितने रूप पाए जाते हैं, 2 रूप पाए जाते हैं। ये रूप जो है ये किस आधार पे है वो भी जानना बहुत जरूरी है। ये रूप है इसके प्योरिटी के आधार पे, कौन चीज आपके प्रकृति में जो है सिंगल फॉर्म में है और कौन चीज ऐसा है जो मिक्सर फॉर्म में है, उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार देख लीजिए आप इस चीज को। एक है शुद्ध, क्या है, शुद्ध पदार्थ जो शुद्ध फॉर्म में पाया जाता है, उस चीज को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, प्योर कहते हैं। और दूसरा क्या है, अशुद्ध। क्या है, अशुद्ध। सिर्फ ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। बाकी जो बोल रहे हैं उस चीज पे ध्यान देना है। जो हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, शुद्ध, प्योर और इम्प्योर, ठीक है। शुद्ध फॉर्म में देखिए आपके 2 चीज आएंगे। एक को कहते हैं तत्व, क्या कहते हैं, तत्व। इसी चीज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एलिमेंट कहते हैं। चूंकि ये प्लूरल्स है इसलिए एलिमेंट्स हो जाता है। और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, कंपाउंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंपाउंड कहा जाता है। और ये जो अशुद्ध पदार्थ है इसे हम लोग कहते हैं मिश्रण। क्या कहते हैं, मिश्रण। और इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मिक्सचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिक्सचर कहा जाता है। पिछले 10-15 दिनों से आप लोग कह रहे थे सर जी ये आवर्त सारणी बताइए, ये आवर्त सारणी बताइए, आवर्त सारणी बताइए। ये पूरा का पूरा आवर्त सारणी में जिस चीज का जिक्र होगा वो चीज क्या है, एलिमेंट्स है, तत्व है। और दुनिया में जितना सारा पदार्थ आप देखे हो आज तक, जो ना भी देखे हो, वो सारे के सारे चीज किससे मिलके बने हैं, एलिमेंट्स से मिलके बने हैं। तो इस एलिमेंट्स को पढ़ने के लिए आपको फ्लैशबैक में जाके इतना सारा कुछ मुझे बताना पड़ा, ठीक है। क्योंकि जब एलिमेंट्स की बात करेंगे, तत्व की बात करेंगे, तो आम इंसान के दिमाग में, लोगों के दिमाग में उस तरह की बातें नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन पदार्थ की बात करेंगे जो हमारे प्रकृति में, हमारे वातावरण में एग्जिस्ट कर रहा है, हमारे पर्यावरण में एग्जिस्ट कर रहा है, वो समझ में आएगा। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के तौर पे आप केला खाते हो, पदार्थ है। आप रोटी चावल खाते हो, पदार्थ है। आप जिस हवा में सांस लेते हो पदार्थ है। या जो पानी आप पीते हो वो भी क्या है, पदार्थ है। ये तो हमें समझ में आता है क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। लेकिन जब हम लोग सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब की बात करते हैं तो हमको लगता है कि ये क्या है, ये भूत पिशाच का तो नाम नहीं है। ऐसा लगता है ना कि बोला क्या जा रहा है। नहीं, दुनिया में जितना सारा कुछ है पदार्थ के रूप में, वो सभी के सभी किससे बने हैं, एलिमेंट से बने हैं। किससे बने हैं, एलिमेंट से बने हैं। इस एलिमेंट्स को ध्यान में रखना है। और एक पदार्थ का मैंने सेवन भी कर लिया, ये जल है। क्या है ये, जल है। ये जल देखिए 2 चीज से मिलके बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये बना कैसे है देख लीजिए। आपके प्रकृति में हाइड्रोजन इस फॉर्म में है, आपके प्रकृति में ऑक्सीजन भी इस फॉर्म में है, ठीक है। अब ये दोनों जब कंबाइन करता है तब क्या बनाता है, H2O।
जल बनाता है, जो कि एक पदार्थ है, इसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। और जो एयर में आप सांस लेते हो, खास करके ऑक्सीजन लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो, है ना, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी क्या है, एक पदार्थ है ना, पदार्थ है। तो जब हम लोग मिश्रण की बात करेंगे तो इसका स्टार एग्जांपल लेंगे, हवा। हवा क्या है, मिश्रण है। एलिमेंट्स की बात करेंगे तो इसमें आप सोडियम लिखिए, कैल्शियम लिखिए, हाइड्रोजन लिखिए, नाइट्रोजन लिखिए। कंपाउंड की बात करेंगे तो जल लिखिए, NaCl साधारण नमक लिखिए, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड लिखिए, उसके बाद अमोनिया NH3 लिखिए, ठीक है। C6H12 O6 लिखिए। इस तरह के जितने सारे चीज है, सारे के सारे कंपाउंड है, यौगिक है, ये एलिमेंट्स है। और जो अशुद्ध पदार्थ है उसमें ये है। इसके अलावा भी अगर आप कुछ और भी लिखना चाहते हो अशुद्ध पदार्थ में, इसके हजारों और करोड़ों एग्जाम्पल हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप क्या कीजिए, आटा ले लीजिए और आटा में नमक मिला दीजिए, आटा में चीनी मिलाइए, पानी मिलाइए, दूध केला मिलाइए और पुआ बनाइए, खुद खाइए, दोस्तों को भी खिलाइए। ये भी उसी का एग्जाम्पल है, समझ रहे हैं। हाँ, ये भी ध्यान में रखना है। आप इसमें दूध भी ले सकते हैं, दूध भी इसका स्टार एग्जाम्पल है। ये मिश्रण ही मिश्रण है, क्योंकि उसमें आपको पता है सारा कुछ है। दूध जो है ये क्या है, कंप्लीट न्यूट्रिएंट है, बैलेंस डाइट में यूज होता है। उसमें विटामिन सी को छोड़ के सारे चीज पाए जाते हैं। तो आवर्त सारणी पढ़ने के लिए पहले ये सारा कुछ जानना जरूरी है, तब जाके हम सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स पे जिक्र करेंगे। और आवर्त सारणी में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो हम आपको बताए ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस है, ये पदार्थों का वर्गीकरण है। ये क्या है, पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण है। इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए हम लोग अपने मूल टॉपिक पे आते हैं। किस पे आते हैं, मूल टॉपिक पे आते हैं। आपको पता होगा कि पुराने जमाने में जितने हमारे ऋषि महर्षि महात्मा थे, वो सब बोलते थे कि शरीर किससे मिलके बना हुआ है, पंचतंत्र से मिलके बना हुआ है ना। 5 तत्व का नाम बोलते थे, उसको ही मूलभूत तत्व बोलते थे। अग्नि, पावक, गगन, समीरा, ठीक है। ये पुराने जमाने का है, ये सब है अब बेकारा, समझ गए। ये शरीर 5 तत्वों से मिलके नहीं बना है। ये शरीर किससे मिलके बना है, सेल से। किससे, सेल से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका। क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और ये कोशिका जिन छोटे छोटे, ठीक है, कणों से मिलके बना हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकांग। क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और ये कोशिकांग किससे मिलके बनते हैं, तो अल्टीमेटली रासायनिक पदार्थ से मिलके बनते हैं। किससे मिलके बनते हैं, रासायनिक पदार्थ से मिलके बनते हैं। और ये रासायनिक पदार्थ किससे मिलके बनता है, तत्व से। किससे, तत्व से। तो आप क्या कह सकते हो अल्टीमेटली कि दुनिया में जो सजीव है, निर्जीव है, जो कुछ भी है, वो किससे मिलके बना हुआ है, तत्व से। किससे मिलके बना हुआ है, तत्व से मिलके बना हुआ है। और वर्तमान में जो तत्वों की संख्या है वो कितनी है, 124 हो गया है। अब 118 मत बोलिए, 120 आपके आवर्त सारणी में है। लेकिन 124 तत्वों को अभी तक और त्रुटि नहीं मिला है। ये आपके एकेडमिक में नहीं आया है, मतलब पढ़ाई लिखाई में नहीं आया है, समझ गए। ये लेटेस्ट न्यूज है। हो सकता है कि आपको ऐसे गूगल वगैरह पे भी ना मिले, लेकिन ध्यान में रखिए अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो 120 पढ़ रहे हैं। जो पुराना बुक है उसमें 118 का जिक्र है, समझ गए। इस चीज को ध्यान में रखना है। इसकी संख्या फिक्स है, इसकी संख्या क्या है, फिक्स है। तो आपको अपने जहन में, अपने दिमाग में 120 तत्वों के बारे में ध्यान में रखना है। कितना तत्वों के बारे में ध्यान में रखना है, 120 तत्वों के बारे में। अब ये 120 तत्व जो है कैसे बटा हुआ है, उस चीज को देखिए। उस चीज को देखिए, आप उस पर नजर लगा के रखिए, ठीक है। सबसे पहला चीज जो है उसमें क्या है, धातु। क्या है, धातु। उसके बाद दूसरा क्या है, अधातु। दूसरा क्या है, अधातु। तीसरा उपधातु। हम लोग किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, 120 धातु के बारे में, ठीक है। धातु, अधातु और उसके बाद क्या है, धातु। क्या है, उपधातु।
उपधातु की संख्या फिक्स है, ये 6 है। ये क्या है? 6 है। साहब जी के आश्रम से टेलीफोन किया, वी आर मेटलॉइड, बताएंगे ये क्या है। धातु की संख्या सबसे अधिक है, अधातु की संख्या लगभग 22 से 25 के आसपास है अभी, ठीक है। क्योंकि ये सारे के सारे चीज साइंटिस्ट के बीच एक तरह का विवाद बन के उभरा पड़ा है, ठीक है। अलग अलग साइंटिस्ट के अनुसार कुछ कुछ एलिमेंट्स को धातु माना गया है, तो कुछ को अधातु, तो कुछ को उपधातु। 100% आप इस पे कोई भी बयान नहीं दे सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट अधिकांश क्या है? अधिकांश क्या है? धातु है। लगभग 22 से 25 क्या है? अधातु है। और उपधातु की संख्या क्या है? फिक्स है। और टोटल आपका कितना है? 120। कितना है? 120 है। इसमें दो तरह के हैं, एक है नेचुरल, एक क्या है? नेचुरल, जो प्रकृति से खोजा गया है। किससे खोजा गया है? प्रकृति से खोजा गया है। और दूसरा क्या है? मैन मेड, आर्टिफिशियल, जो आपके साइंटिस्ट ने लेब में तैयार किया है। क्या किया है? लेब में तैयार किया है। तो ऑलमोस्ट 90+, जो 90 से ऊपर संख्या वाले जितने हैं, या उससे नीचे भी कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनका साइंटिस्ट ने लेब में क्या करा? निर्माण करा, तैयार किया। लेकिन 90 से ऊपर जितने के जितने हैं, ऑलमोस्ट सबों को लेब में तैयार किया गया है। और आने वाला दिन में आप जो देखते हो कि 20 से 124 हो गया है, इसको भी लेब में ही तैयार किया जा रहा है। बाकी चीजों को खोजा भी जा रहा है, ठीक है। तो ये सबसे लेटेस्ट न्यूज है इन सब चीजों का। हालांकि इसमें से कुछ कुछ चीजें आ सकता है किसी भी तरह के 1 डे 2 डे एग्जाम में। बाकी मूल रूप से जो चीज आप लोगों को आएगा वो क्या आएगा? कोई भी एक एलिमेंट दे देगा, उसका क्या क्या पूछेगा? उसका क्या पूछेगा? नंबर पूछेगा। वो उसका क्या पूछेगा? मास पूछेगा। वो उसका क्या पूछेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या पूछेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, प्रेजेंट इन दिस एटम, ठीक है। मान लीजिए एक एटम हम लोग ले लिए, सोडियम। क्या ले लिए? सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें कितने तरह के एटम होंगे, ठीक है। क्योंकि ये डेमो है, तो डेमो के जैसे ही हम लोग लेके चले, एक एक करके पढ़ेंगे। 11 होता है 11। और इसका द्रव्यमान कितना होता है? 23 होता है। इसमें प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन 11 है। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 11 होगा, ठीक है। और न्यूट्रॉन कितना होगा? 12। ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो बोलिए कितना होगा? 12 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल काउंट कर लीजिए, कितना हो गया? 34 हो गया। जोड़िए इसको, 11 11 कितना हो गया? 22। जब 12 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? बोलिए 34। तो नंबर ऑफ एटम, सॉरी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो गया इसमें? 34। ये पूछा जाता है। और बहुत दिन पहले आप लोग कॉल करके पूछे थे, याद है? शिव सर कॉल किए थे क्लास से, जो भी कॉल करवाए थे यही पूछ रहे थे कि नाइट्रोजन में, यही ना पूछ रहे थे, नाइट्रोजन में कितना पार्टिकल है। हाँ, तो ये याद रखना है आपको, यही चीज याद रखना है आपको। ये थोड़ा सा पेचीदा है। आपके एटमॉस्फेयर में, आपके प्रकृति में, आपके नेचर में इसके अलग अलग आइसोटोप पाए जाते हैं। आइसोटोप का मतलब है कि इसका अलग अलग रूप पाया जाता है। अभी हमने बताया कि ऊपर में से नीचे को घटा दीजिए, लेकिन जब दशमलव में रहेगा तब कैसे घटाइएगा? तब तो दशमलव में आ जाएगा। और दशमलव में ना इलेक्ट्रॉन होता है, ना प्रोटॉन होता है, ना न्यूट्रॉन होता है, समझे? तो दशमलव में क्यों आता है मान? दशमलव में मान इसलिए आता है क्योंकि एक ही तत्व के जो अलग अलग रूप हैं वो आपके इन्वायरमेंट में, आपके नेचर में अलग अलग परसेंटेज में पाया जाता है। इसलिए इसका मान जो है रेशियो में लाने के कारण दशमलव में आ जाता है। तो विशेष रूप से जो बच्चे खास करके 11th 12th में केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, वो इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको उन सब चीजों के बारे में डिटेल्स में नहीं जानना है। आपको जानना है ये एलिमेंट जो बने होते हैं, ये एलिमेंट किस चीज से बने होते हैं। तो ये एलिमेंट बना होता है किससे? एटम से। किससे? एटम से। और एटम का 3 फंडामेंटल पार्टिकल होता है। कितने? 3। कितने? 3। बस ये 3 चीज आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या होगा बताइए?
इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। पहले का कोई लेना देना नहीं है कि यही पहले होगा, लेकिन नंबरिंग में हम लोग पहले लेते हैं। दूसरा क्या होगा? प्रोटॉन। और तीसरा क्या होगा? न्यूट्रॉन। क्या कहते हैं इसे? न्यूट्रॉन। ध्यान देने योग्य बात क्या है वो ध्यान में रखिएगा। आपसे परमाणु का मॉडल पूछ सकता है, आपसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के जो खोज करता है वो पूछेगा। जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, गोल्डस्टीन। ये आप पढ़ते ही हैं लूसेंट में, अन्य किताब में, उसको रट जाना है, सिर्फ यहाँ समझना है। ठीक है, चलिए। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? माइनस चार्ज होगा। और ऑलमोस्ट मासलेस होगा। ऑलमोस्ट क्या होगा? मासलेस होगा। मासलेस का मतलब है कि इसका द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में नगण्य है। क्या है? नगण्य है। जैसे मान के चलिए एक नया टी शर्ट लाए, उसको पहन के हम आ गए वेट मशीन पे, खड़े हो गए, मेरा वेट निकल गया 75 kg, तो मेरे तुलना में मेरे टी शर्ट का वजन क्या होगा? कम होगा कि वो नगण्य होगा? क्या होगा? नगण्य होगा। इसलिए हम लोग इसको मासलेस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मान लीजिए कि ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 है। अगर 2000 से आप लगभग इसमें भागा दीजिएगा तो जो भागफल निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा। तो सोच लीजिए कितनी छोटी संख्या आएगी, वो भी दशमलव में। इसलिए हम लोग इसको मासलेस मानते हैं। क्या मानते हैं? क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सा कण मासलेस है? क्या लगाओगे? ठीक है, ठीक ना? चलो ध्यान दो इधर। अरे ध्यान दो इधर, ये साइंस है, ये बच्चों का खेल नहीं है। बड़ा बड़ा घोलट गया इसी में। ध्यान दो इधर। अब है प्रोटॉन, इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पे चार्ज होता है प्लस। क्या होता है? प्लस। अभी भी बीपीएससी का रिजल्ट नहीं हुआ है, जिसका जाके पूछो मेथे साइंस में घोलटा है, मजाक नहीं है। अकबर बाबर करते करते तो खत्म है जिंदगी। चले आइए न्यूट्रॉन पे। इस पे कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए एक वर्ड है न्यूट्रल। एक वर्ड क्या है? न्यूट्रल। क्या है? न्यूट्रल से ही न्यूट्रॉन बना है। क्योंकि जब इसका खोज हुआ था तो देखा इसका कोई नेचर नहीं है, ना इस पे धन चार्ज है, ना इस पे ऋण चार्ज है। इसलिए साइंटिस्ट इसका नाम क्या रख दिया? न्यूट्रॉन। क्या नाम रख दिया? न्यूट्रॉन। तो फिर से एक बार देखिए, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, मासलेस। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, मासिव। क्या कहेंगे इसे? मासिव मतलब द्रव्यमान युक्त, इसमें द्रव्यमान है। ठीक है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, जीरो चार्ज, उदासीन। लेकिन ये भी क्या होगा? मासिव होगा। क्या होगा? मासिव होगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग फिगर पे ले आते हैं। मान लीजिए किसी भी एटम का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसके सबसे अंदर क्या होगा? नाभिक। और उसके चारों ओर क्या होगा? कक्षा होगा, जिसको सेल कहते हैं। और इसी नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसका क्या मतलब हुआ कि द्रव्यमान किसी भी एटम का कहाँ होता है? तो नाभिक में। कहाँ होता है? नाभिक में। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है? नाभिक में, कक्षा में, कक्षा के बाहर, कक्षा के अंदर। गलत जवाब। नाभिक में। कोई भी चीज ने ध्यान में रखना है जब नाभिक आ जाए। और हमेशा याद रखना है जब भी हम लोग द्रव्यमान की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? द्रव्यमान की बात करेंगे, मास की बात करेंगे, तो उसमें क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होगी। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होगी। फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट धराक से यहाँ लिखिए और तुरंत इसको निकाल के देख लीजिए। ऑक्सीजन का कितना होता है संख्या? 8 होता है जी? नहीं होता है। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। तो प्रोटॉन कितना हो गया? 8। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? न्यूट्रॉन कितना हो गया? ये दोनों को जोड़िए, कितना हो गया? 16 हो गया। नहीं हुआ? तो किसी भी तत्व के परमाणु का जब हम लोग द्रव्यमान की बात करेंगे तो किसकी बात होगी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एकदम समझ के बोलना है, घबराना नहीं है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। इस चीज को याद रखना है, ध्यान में रखना है। ये तो मास हो गया। जब हम लोग एटॉमिक नंबर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो ओनली 4 प्रोटॉन जिम्मेदार है इसके लिए। कौन जिम्मेदार है? प्रोटॉन जिम्मेदार है।
किसी भी परमाणु का या किसी भी तत्व का जो संख्या है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रोटॉन। जो प्रोटॉन है उसके नाभिक में उसकी जितनी संख्या होगी वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ठीक है, ये दूसरी बात है। लेकिन परमाणु की संख्या की जब बात होगी तो प्रोटॉन की ही संख्या होगी। अब फटाक से दे देगा, बोलेगा कोई एक तत्व एक्स है जिसमें प्रोटॉन की संख्या 40 है, ठीक है, समझे? तो उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? बोलो, उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? कैसे बोल दिए? 80। ज्यादातर डबल होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन जो है उसको ध्यान में रखना है, उससे न्यूट्रॉन बराबर होता है या उससे अधिक होता है, समझे? समझ रहे हो? तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ये संख्या का खोज हुआ तब जाके तत्वों का खोज हुआ, नहीं, पहले तत्वों का खोज हो गया। तत्व पहले द्रव्यमान पे आधारित थे, बाद में मोस्ले आए जिन्होंने तत्वों को द्रव्यमान से संख्या पे करा। ठीक है, समझ रहे हो? तब तो ये चीज भी ध्यान में रखना है। इस दुनिया में हर चीज का जवाब होता नहीं है, बेशक लोग कहे, इसलिए थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है चीजों को और सेंसिटिव रहिए थोड़ा सा। ये नहीं कि कुछ भी, लेकिन आएगा कोई ऐसा तत्व है जिसका प्रोटॉन का संख्या जो है 40 है, तो उसका जो है परमाणु संख्या कितना होगा? 40, 39, 42, 80। अरे नहीं, परमाणु संख्या क्या होगा? 40 ही होगा। क्या होगा? 40। क्यों? प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या। जैसे कहते हो ना, पापा का पड़ी, पी बराबर पी, पी से पापा, पी से पड़ी, पापा का पड़ी, है ना? पी बराबर परमाणु संख्या, पी बराबर, हाँ, जैसे पापा का पढ़ी उसी तरह से पी बराबर परमाणु संख्या। ये जोक सपाट के लिए है, इसको कोई सीरियस ना ले, ठीक है? तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए, फटाफट बताइए। हम लोग धीरे धीरे इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, फास्ट तो नहीं है। नहीं सर। वैसे मेरे में थोड़ा सा नेचर है कि हम फास्ट हैं, तो फास्ट रहे तो स्लो करके वीडियो देख लेना है, ठीक है? टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। तो एटम से क्या बनेगा? एटम से क्या बनेगा? एलिमेंट बनेगा। क्या बनेगा? एलिमेंट बनेगा, ठीक है? और ये एटम में क्या होगा? 3 फंडामेंटल पार्टिकल होंगे, 3 फंडामेंटल पार्टिकल होगा। एक को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन। दूसरे को क्या कहेंगे? तीसरे को क्या कहेंगे? न्यूट्रॉन कहेंगे। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा एटॉमिक नंबर। क्या आएगा? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। वही पापा की पढ़ी याद रखना है। क्या याद रखना है? हाँ, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन, ठीक है? और दूसरा क्या होगा? एटॉमिक मास। दूसरा क्या होगा? एटॉमिक मास। जब एटॉमिक मास की बात करेंगे, ठीक है, तो P प्लस N हो जाएगा। P प्लस क्या हो जाएगा? P प्लस N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा। और अक्सर आप लोगों से यही पूछा जाएगा, जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा जाए तो तीनों को जोड़ देना है। तीनों को क्या करना है? जोड़ देना है। कभी भी ये संख्या दशमलव में नहीं होगा, हमेशा पूर्णांक होगा। हमेशा क्या होगा? पूर्णांक होगा। अभी फटाफट हम लोग 5-6 एग्जाम्पल लेंगे, एक एक करके देखेंगे। जैसे आप कैल्शियम ले लीजिए, क्या ले लिए? नाइट्रोजन ले लीजिए, सल्फर ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए, समझे? कोई दिक्कत? चलिए, कैल्शियम का कितना होता है? इसका कितना होता है? इसका कितना होता है? और इसका कितना होता है? समझे? फटाफट 3 ऐसे खींच दीजिए, लिखते चलिए। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? याद रखना है, जितना किसी भी चीज में इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही उसमें क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो अगर मान लो इसमें 20 इलेक्ट्रॉन है और 20 प्रोटॉन है, तो जितना चार्ज प्लस में है उतना ही चार्ज किस में है? माइनस में। तो प्लस माइनस दोनों मिलके क्या हो गया? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसलिए कोई भी एटम विद्युत क्या होगा? उदासीन। क्या होगा? क्या होगा जी? उदासीन। क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। अगर हम मान लो सड़क पे टहल रहे हैं, है ना, तो किसी को कुछ नहीं कहेंगे, पागल है तो कहेंगे क्योंकि पहले से चार्ज है। लेकिन सड़क पे टहल रहे थे, कोई आया ठोक दिया पीछे से,
अब कोई आया ठोक दिया पीछे से तो हमें क्या आएगी, गुस्सा आएगी, है ना। महात्मा बुद्ध तो है नहीं, बोलेंगे खुश रहो जाओ आगे से नहीं करना। बस वो गुस्सा जैसे आया तो आप हो गए क्या, चार्ज हो गए। क्या हो गए, चार्ज हो गए। क्या हो गए, चार्ज हो गए। जैसे उठोका आप गुस्सा आए, वो लड़का तुरंत पैर पकड़ लिया आपका, बस तो आप उसको मारिएगा, नहीं मारिएगा। इसका मतलब जितना गुस्सा आया था उतना वो लड़का के व्यवहार से आपको दया भी आ गया, तो गुस्सा आपका शांत हो गया, आप मुस्कुराइएगा, चल दीजिएगा। तो किसी भी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन होगा। तो जितना माइनस चार्ज उतना ही तो विद्युत क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई ठोका तब ये बंदा नहीं रुकेगा। इसका मतलब है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो प्लस चार्ज बढ़ जाएगा। जब प्लस चार्ज बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा, ये आयन बन जाएगा। तब ये अपना रुतबा दिखाएगा। समझे, वो बात की बात है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन होगा। दूसरी बात जो याद रखना है, किसी भी एटम में उससे अधिक होगा न्यूट्रॉन की संख्या या उसके बराबर होगा। जितना प्रोटॉन होगा उतना न्यूट्रॉन होगा, या न्यूट्रॉन उससे अधिक होगा। समझे, ये याद रखना है। तो दोनों कंडीशन आप देख लीजिएगा एक एक करके। तो चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 20 होगा। प्रोटॉन कितना होगा, 20 होगा। और अगर हम लोग इसको 40 ले लें, कितना ले लें, 40 ले लें, कितना ले लें, 40 ले लें, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर 40 ले लें, ठीक है। तो फिर ये कितना हो जाएगा, बोलो 20 हो जाएगा। यहाँ पे चले आइए, यहाँ पे भी आ जाइए, देखिए फिर यहाँ कितना हो जाएगा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, बोलो। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सबसे अच्छा बिहार, ये भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सल्फर पे आ जाओ, ठीक है, सल्फर पे आ जाओ, ठीक है। ओल्ड स्टाइल से TPO, ओल्ड स्टाइल से TPO, सल्फर पे आ जाओ तो कितना होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 16। प्रोटॉन भी कितना होगा, कितना हो जाएगा, और न्यूट्रॉन भी कितना हो जाएगा। अगर इसको बोल दे कि नंबर ऑफ पार्टिकल इन दिस एटम, तो क्या करना है, 16 या 48, समझे, नहीं समझे, समझ गए, वो 60 हो जाएगा। हाँ, समझ गए। चलो अब क्लोरीन पे आ जाओ, क्लोरीन पे बताओ। 17, ये 17 होगा, ये 17 हो जाएगा। न्यूट्रॉन कितना होगा जी, 35 हो जाएगा। है न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। 18 हो जाएंगे। 18 हो जाएगा। 17 18 जोड़ोगे कितना होगा, 35। समझ गए। किसी को इसमें दिक्कत है तो संसार का कोई भी एलिमेंट पूछे, उसमें परमाणुओं की संख्या पूछे, परमाणु की संख्या जितनी होगी उतनी न्यूट्रॉन की संख्या होगी। हाँ न्यूट्रॉन की संख्या होगी। नहीं, परमाणु की संख्या जो है वो गाड्रो नंबर के बराबर होगा। किसी भी परमाणु में अगर कणों की संख्या पूछा जाए तो ये चीज याद रखना है आपको। क्या करना है, ये चीज याद रखना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें है दिक्कत नहीं है ना। तो आपके पास जो भी बुक वगैरह है थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। कल का हमारा टॉपिक रहेगा, कल का हमारा टॉपिक रहेगा 100% कॉन्फ़िगरेशन। क्या रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन, या उसको क्या कहते हैं, विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, विन्यास कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी भी परमाणु के अलग अलग कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, सजा रहता है, लगा रहता है, उसी के क्रम को हम लोग पढ़ेंगे कि पहला कक्षा में कितना होगा, दूसरा कक्षा में कितना होगा, और तीसरा कक्षा में कितना होगा। उसी चीज को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, विन्यास कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। उस चीज को हम लोग देखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो आप लोग इतना पढ़ के आइएगा। एक दिन में ज्यादा पढ़ना जो है बस चार्ज हो जाइएगा, उसी तरह से वो नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू, कल मिलते हैं।